हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल भारतीय लॉजिकल क्लासेस। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं के लिए उनके जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुए हैं फोर्थ सेमेस्टर के, उन पेपर के पूरे सोल्यूशन की सीरीज। तो आज ये इस सीरीज का पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करेंगे उनका प्रथम प्रश्न पत्र जो है आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित का पठन लेखन एवं क्षमता का विकास। हमारा पहला पेपर है आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास। तो आज के वीडियो में हम बताएंगे आपके इस पेपर का पूरा सोल्यूशन, एक एक क्वेश्चन के बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। इस वीडियो से आप देख सकते हैं कि आपका पेपर किस तरीके से हुआ, आप कितना स्कोर करने वाले हैं पेपर में। इसके अलावा जो लोग आगे जाके फोर्थ सेमेस्टर के पेपर देने वाले हैं उनकी तैयारी की गई है। हम बता दें कि इससे पहले हमने अभी 2017 बैच के पेपर का सोल्यूशन डाला था और वहां से लगभग 5 नंबर के क्वेश्चन एज इट इज इधर है। मतलब आपको इस वीडियो से लगभग 4 से 5 नंबर के जो है वो पूरी तरीके से आगे आने वाले एग्जाम से मिलने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल बहुत ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और फिर उसके बाद में आप अपना रिव्यू भी हमें दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला आज का वीडियो। अब जैसा कि जानते हैं कि आपका जो पहला पेपर होता है ये 50 नंबर का होता है। इसमें आपके पास 15 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न, अति लघु उत्तरीय 15 प्रश्न और 10 प्रश्न आपके लघु उत्तरीय प्रकार के होते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। वस्तुनिष्ठ में हमारे पास देखिए इसमें पहला प्रश्न दे रखा है कि छ, त्र और ज्ञ व्यंजन है। क्या है पहला प्रश्न? छ, त्र और ज्ञ। और पूछा गया कि ये व्यंजन किस प्रकार के हैं। आपका पहला ऑप्शन दे रखा है लुंटिक, दूसरा ऑप्शन दे रखा ऊष्म, तीसरा दे रखा संयुक्त और चौथा दे रखा उच्छिष्ट। तो आपके जो छ, त्र और ज्ञ ये जो आपके व्यंजन होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? छ, त्र और ज्ञ। अगर हम छ की बात करें तो ये हमारा बनता है का प्लस सा से। त्र की बात करें तो ये ता और रा दोनों से मिलकर बनता है। और ज्ञ की बात करें तो ये हमारा जा और या इन दोनों वर्णों से मिलकर बनता है। तो यहाँ से हम जानते हैं जब कोई भी वर्ण दो अक्षरों से मिलकर बनता है, दो वर्णों से मिलकर बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त वर्ण। तो इस हिसाब से आपका जो पहला ऑप्शन है, पहला क्वेश्चन है, इसका आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा संयुक्त। क्या आ जाएगा? संयुक्त। आपका जो पहला क्वेश्चन है उसका जो तीसरा ऑप्शन है वो आपका क्या आ जाएगा? संयुक्त। चलिए बात करते हैं इसके आगे सेकेंड क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है कि जिन शब्दों में काम का होना या करना प्रकट होता है उन्हें कहते हैं। क्या है कि जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर आप नॉर्मल हिंदी पढ़ते आ रहे हैं तो ये पेपर जो आपका होता है वो हिंदी और मैथ की बेसिक ही इस पेपर में पूछी जाती है आपसे। तो जिन शब्दों से काम का करना या होना प्रकट होता है उससे क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन दे रखे संज्ञा, ऑप्शन बी दे रखा सर्वनाम, ऑप्शन सी क्रिया और ऑप्शन 4 विशेषण। तो अगर हम सबसे पहले ऑप्शन की बात करें संज्ञा, तो संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति वस्तु के स्थान या नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो इस नाम से किसी के कार्य के होने का बोध नहीं होता है। दूसरे ऑप्शन की बात करें सर्वनाम, तो सर्वनाम वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं हम उनका उपयोग कर्ता के रूप में ही करते हैं। तो यहाँ से भी हमारा जो है किसी काम के करने या होने का कोई भी बोध नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4 की बात करें विशेषण, तो विशेषण क्या होते हैं? वे शब्द जो किसी भी शब्द या बाकी की क्या विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो जो आपका विशेषण है वो भी क्या हो गया? इसका सही आंसर नहीं होगा। अब हम बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की। तीसरा आपका दे रखा है क्रिया। तो क्रिया का मतलब क्या होता है कि वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं क्रिया। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्या होगा? क्रिया। ये आपका सही आंसर होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दे रखा है कि जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। क्या है? अगर कोई भी दो शब्द दे रखे हैं और उनके अर्थ समान होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं। आपका पहला ऑप्शन दे रखा तत्सम, ऑप्शन नंबर 2 दे रखा पर्यायवाची शब्द, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा विलोम शब्द और ऑप्शन नंबर 4 विशेषण शब्द। तो अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तत्सम शब्द, तत्सम शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिनका उपयोग जो संस्कृत भाषा से सीधे ही हिंदी में आए हैं, संस्कृत भाषा में उनका उपयोग होता था और हिंदी में भी सीधे सीधे होने लगा, तो उनको हम कहते हैं तत्सम शब्द। इनका अर्थ समान नहीं होता। ऑप्शन नंबर 2 की बात करें पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची का तात्पर्य होता है कि एक शब्द के और किस तरीके के अर्थ हो सकते हैं। यानी कि कोई भी अगर शब्द दे रखा है जैसे अग्नि है तो अग्नि और किन किन शब्दों के अर्थों का
और कौन से शब्द हैं जिनका अर्थ अग्नि के अर्थ के बराबर होता है, तो इन्हें हम कहते हैं पर्यायवाची शब्द। अग्नि का अनल, पावक, दहन, आग, तो ये सब क्या होते हैं? पर्यायवाची शब्द। ऑप्शन नंबर 3 है विलोम शब्द। विलोम का मतलब होता है उल्टा, मतलब जो हमारा शब्द दे रखा है उसके विपरीत जो शब्द होता है उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। और चौथा ऑप्शन दे रखा है विशेषण शब्द। तो विशेषण शब्द वो शब्द होते हैं जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के काम में आते हैं। तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पर्यायवाची शब्द। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दे रखा है कि मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्णन कीजिए। मतलब मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण क्या हो सकता है? आपका पहला ऑप्शन दे रखा अग्रस्वर, दूसरा दे रखा पश्च स्वर, तीसरा दे रखा समृद्ध स्वर और चौथा दे रखा ये सभी। आपका पहला आंसर है अग्रस्वर, पश्च स्वर, समृद्ध स्वर और ये सभी। तो देखिए आप लोग नॉर्मली क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि जो ये सभी वाले ऑप्शन होते हैं उसमें सारे ही आंसर होते हैं। बहुत से लोगों ने इसमें सारे टिक किए हुए, लेकिन मेरे हिसाब से जो इसका सही आंसर है वो हो सकता है तीसरा, क्योंकि आपके जो अग्रस्वर और पश्च स्वर होते हैं वो मुखाकृति के आधार पर नहीं बल्कि जिह्वा मूल के हिसाब से होते हैं। अग्रस्वर, पश्च स्वर, एक और होता है मध्य स्वर। लेकिन जो आपका समृद्ध स्वर होता है वो मुखाकृति के आधार पर होता है। तो इस क्वेश्चन का हमारे हिसाब से जो सही आंसर होगा वो होगा तीसरा ऑप्शन। और तीसरा ऑप्शन आपका दे रखा है समृद्ध स्वर। क्या है? समृद्ध स्वर। तो उम्मीद करते हैं इन चारों में आपके चारों ऑप्शन सही होंगे। अब चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमारे पास दे रखा है कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं? क्या है? वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन दे रखा है पहला विषम संख्या, ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है भाज्य संख्या, ऑप्शन नंबर 3 सम संख्या और ऑप्शन नंबर 4 अपरिमेय संख्या। तो देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सबको पता होगा। इसका आंसर सीधे सीधे हम बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका जो पहला ऑप्शन है वो सही है और वो है आपका विषम संख्या। जो संख्याएं 2 से नहीं कटती उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं विषम संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए हमारे पास दे रखा है कि एक परिमेय संख्या को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे पूछा गया एक परिमेय संख्या को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। आपका पहला ऑप्शन है q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 के बराबर नहीं है। दूसरा दे रखा p अपॉन q, तीसरा दे रखा है p इज नॉट इक्वल टू 0 और ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है कोई नहीं। तो देखिए जो हमारी परिमेय संख्या होती है यानी रेशनल नंबर, उन्हें क्या कहते हैं? जब किसी संख्या को हम p अपॉन q के रूप में व्यक्त करते हैं यानी कि भिन्न के फ्रैक्शन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या है। इन कंडीशन क्या होती है? यहाँ पे जो आपका q है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है कि एक परिमेय संख्या को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो देखिए हमारा जो पहला वाला ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है p अपॉन q। तो परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इस हिसाब से आपका क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? p अपॉन q। अब चलिए हम बात करते हैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि शून्य की खोज कहाँ हुई थी। क्या है कि शून्य की खोज कहाँ हुई थी? तो इसमें आपके ऑप्शन दे रखे यूनान, ब्रिटेन, बेबीलोनिया और भारत। तो देखिए अगर शून्य की खोज के बारे में आप सर्च करते हैं बुक्स वगैरह में तो इसका कहीं भी सटीक आंसर नहीं दे रखा है। हालांकि हमारे भारतीय प्राचीन इतिहास में माना जाता है कि शून्य की खोज जो है भारत में हुई थी, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर इस चीज को नहीं माना जाता है। तो अब देखना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर पीएनपी किस लेवल पर दे सकती है। मेरे इस तरीके से जो आपके 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं, या तो आप इसमें क्वेश्चन नंबर 7 का लगा सकते हैं यूनान या फिर भारत। इन 2 में से कोई भी एक आंसर हो सकता है, लेकिन ऑफिशियली इसका कहीं भी सही आंसर नहीं दिया गया है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास देखा 990 में 9 का स्थानीय मान क्या है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है कि 990 में 9 का स्थानीय मान बताना है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, जिससे लोगों का क्या हो सकता है? गलत होने के पूरे चांस है। इसमें हमारे ऑप्शन दे रखे, अगर हम 9 के स्थानीय मान की बात करें, चलिए हम बात कर लेते हैं सीधे 9 के स्थानीय मान की। तो अगर हम 9 के स्थानीय मान निकालते हैं तो पहले वाले 9 का स्थानीय मान हमारा क्या होगा? 9 इंटू 10 यानी कि 90, और दूसरे वाले 9 का स्थानीय मान हमारा हो जाएगा 9 इंटू 100 यानी कि 900।
तो हमारे पास जो 9 का स्थानीय मान निकल के आया वो कितना 90 और 900 निकल के आया है। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि 90 में 9 का स्थानीय मान है तो क्या है 9, और हमारे ऑप्शन देखे पहला 10 दूसरा 100। देखिए हमारा ना तो ये 10 है ना ये 100 है हमारे पास, तो मतलब 10 और 100 दोनों ही स्थानीय मान 9 के नहीं है। और ऑप्शन सी दे रखा दोनों, तो बहुत सारे लोगों ने क्या होगा तीसरा ऑप्शन दोनों लगाया होगा, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 4। मतलब क्वेश्चन नंबर 8 का चौथा सही होगा कोई नहीं, क्योंकि जो स्थानीय मान है वो कितना है आपका 900 और 90 है, ना 100 है ना ही 10 है। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब हम इसके बाद आप बात करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा दे रखा है कि आंचल में है दूध और आंखों में पानी, यह कथन किसका है? क्या है? आंखों में है दूध, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी, ये जो हमारा कथन है ये आपका है। इसका सही आंसर जो है वो आपका पहला होगा क्वेश्चन नंबर 9 का, ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। और ये है आपके मैथिली शरण गुप्त की। अब हम बात करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए हमारे पास दे रखा है कि 1 से 9 तक की संख्याओं का ज्ञान छोटे छात्रों को किस माध्यमों से कराया जाना चाहिए? क्या है 1 से लेके 9 तक की संख्याओं का ज्ञान है वो छोटे बच्चों को किस माध्यम से कराना चाहिए? देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन दे रखा है खेल द्वारा, दूसरा दे रखा है कविता द्वारा, तीसरा दे रखा है मूर्त वस्तुओं द्वारा और चौथा दे रखा है उपरोक्त सभी। तो देखिए अगर हम छोटे बच्चों की बात करते हैं तो उनके लिए अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें खेल द्वारा, तो देखिए आपके जो शिक्षा शास्त्री थे मांटेसरी रही, मारिया मांटेसरी जी रही, फ्रॉवेल, बहुत से शिक्षा शास्त्री थे जिन्होंने बच्चों को खेल खेल में शिक्षा देने की बात कही। तो मतलब अगर हम खेल द्वारा बच्चों के 1 से 9 तक की संख्याओं का ज्ञान कराते हैं तो ये बिल्कुल उपयुक्त होगा, वो सीखने में रुचि भी उत्पन्न होगा और जल्दी से आसानी से सीख जाएंगे। तो पहला ऑप्शन तो आपका सही है। दूसरे की बात करें कविता द्वारा, तो कविता द्वारा तात्पर्य क्या है कि बच्चे जो होते हैं उनके आपने बुक्स देखेंगे छोटे बच्चों की, उसमें क्या आता है उनकी ज्यादातर बुक्स में कविता वगैरह के माध्यम से पाठों को बताया जाता है, चैप्टर्स को क्लियर किया जाता है। मोस्टली चीजें क्या होती है स्टोरी या कहानी के बच्चे कविता के फॉर्म में होती, जिससे वो उन चीजों का अगर राइमिंग में पढ़ते हैं मनोरंजक लगती है, वो गा गा के पढ़ते हैं, तो इससे क्या होता है रुचि उत्पन्न हो जाती है और वो चीजों को जल्दी सीखते हैं, जल्दी ग्रहण करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन भी आपका, दूसरा ऑप्शन भी सही हो सकता है, मतलब सही है, हो सकता है क्या है। बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की मूर्त वस्तुओं द्वारा। तो मूर्त और अमूर्त, इसमें अगर हम बात करें तो हमारा एक सूत्र होता है शिक्षण मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी कि हम क्या करते हैं बच्चों को सिखाने की कंडीशन में पहले मूर्त वस्तुओं के माध्यम से ज्ञान की बातें बताते हैं, चीजें बताते हैं, उसके बाद अमूर्त की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है ये भी सही है। तो इस हिसाब से आपका क्वेश्चन नंबर 10, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, उपरोक्त सभी। मतलब बच्चों को इन तीनों ही विधियों के माध्यम से क्या है शिक्षण कार्य कराया जाना चाहिए 1 से लेकर 9 तक की गिनतियों का। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है कि निम्नलिखित में दंत व्यंजन है। आपका पहला ऑप्शन दे रखा है का, ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है पा, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है अड़ा और ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है ना। तो दंत वर्ण की बात करते हैं और ये देखिए आपके सारे के सारे स्पर्श व्यंजन है। तो स्पर्श व्यंजन में अगर हम दंत की बात करें तो जो हमारा ता वर्ग होता है, ता, था, जा, धा और ना, ये होते हैं आपके दंत। इस आप देखिए आपके ऑप्शन के हिसाब से जो आपका ना वर्ण है वो इस वर्ग में आता है। तो इस क्वेश्चन का आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा ना। ना जो है वो आपका क्या हो जाएगा स्पर्श व्यंजन हो जाएगा, सॉरी दंत व्यंजन हो जाएगा, स्पर्श का होकर ही है। ना का जो चरण स्थान है वो क्या आ जाएगा दंत। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास दे रखा है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताइए। आपका ऑप्शन दे रखा है 1, ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है 3, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है 2, ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है 5। तो देखिए अगर हम क्वेश्चन में देखें सबसे छोटी सम, और हम जानते हैं सम संख्या क्या आती है जो 2 से कट जाए, यानी कि 2, 4, 6, 8, मतलब इन्हीं में से कोई ना कोई आंसर रहा होगा। तो आप सीधे सीधे देख के बता सकते हो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है 2। और 2 अभाज्य संख्या क्योंकि या तो केवल 2 से कटती है या तो 1। अब किसी भी संख्या का उस या तो वो स्वयं संख्या या 1, इसके अलावा अगर कोई तीसरा फैक्टर नहीं है तो वो संख्या होती है हमारी अभाज्य। तो इस क्वेश्चन का जो आपका है वो क्या है ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्या है 2।
तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक कि आपके जो भी क्वेश्चन है वो अच्छे से सही गए होंगे और काफी आसान भी है, कुछ ज्यादा टफ नहीं। इसके बाद देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। 22 एंड 34 का गुणनफल ज्ञात करना है। सबने कर लिया है, इतना तो नॉर्मल सबको आता ही है। तो इसका आपका जो पहला ऑप्शन सही है 748। अब हम बात करेंगे आगे बढ़ के क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखे गणित की मूल संक्रियाएं हैं। आपका पहला ऑप्शन दे रखा है जोड़ घटाना, दूसरा दे रखा भाग गुणा, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो हमारी गणित की मूल संक्रियाएं होती हैं वो क्या थी, जोड़ घटाना गुणा भाग चारों ही होती हैं। तो आपका जो पहला ऑप्शन दे रखा जोड़ घटाना और दूसरा दे रखा भाग गुणा, तो ये दोनों मिला के हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों ही ऑप्शन आपकी क्या है, सही है, क्योंकि जो हमारी गणित की मूल संक्रिया होती है वो जोड़ घटाना गुणा भाग चारों को ही कहते हैं। अब हम बात करेंगे इसके बाद आपके लास्ट एमसीक्यू वाले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है हमारे पास कि ता वर्ग का उच्चारण स्थान है। जो हमारा ता वर्ग होता है, अभी हमने आपको बताया था ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। पिछला क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन लगभग सेम है। फिर ता वर्ग का हमारा जो आपका ऑप्शन नंबर 4 दे रखा वो क्या है, उच्चारण स्थान दल। अगर आप देखें संभाल के क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 15 दोनों ही सिमिलर है, क्योंकि अगर आपने ये पता कर लिया तो आपको ये भी पता हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको 15 के 15 एमसीक्यू में मोस्टली सही गए होंगे। एक क्वेश्चन जो था थोड़ा डाउट में लग रहा था, इसका क्या आंसर हो सकता है, बाकी तो सारे क्वेश्चन इसी आसान थे और आपने इसमें अच्छा स्कोर किया होगा। हम बात करेंगे अतिलघुत्तरीय प्रकार के प्रश्नों की। अतिलघुत्तरीय प्रकार में आपके 15 क्वेश्चन आते हैं एक नंबर के। तो देखिए आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि वर्ण का अर्थ बताइए। वर्ण का अर्थ क्या आता है, यानी कि वर्ण की डेफिनेशन क्या आती है, इसके बारे में पूछा। तो देखिए क्या होता है कि मनुष्य की वाणी की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहलाती है। क्या होता है, हम लोग जो वर्ड बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, तो शब्द के तो टुकड़े किए जा सकते हैं, लेकिन शब्द की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना किए जा सके उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। या हम सीधे सीधे कहते हैं वर्णमाला में जो भी अक्षर हमारे प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जैसे अगर हम किसी बात करें, राम का नाम लिख दें राम, तो राम में हमने राम का अगर तोड़ते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा रा धन आ धन मा धन आ। लेकिन यहाँ पर अगर हम रा की बात करें तो इस रा को हम और ज्यादा नहीं तोड़ सकते, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे वर्ण। अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास दे रखा है कि हिंदी भाषा सीखने के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। क्या है, हिंदी भाषा सीखने के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तो कोई भी भाषा होती है उसे सीखने के प्रमुख अंग या कौशल जो होते हैं वो हमारे 4 होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये किसी भी लैंग्वेज को सीखने के प्रमुख अंग माने जाते हैं। अब हम बात करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास दे रहा है कि संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। क्या होता है, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, इंग्लिश में इन्हें शायद कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। तो संयुक्त वाक्य क्या होते हैं कि जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक वाक्य स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य। मतलब 2 अलग अलग वाक्य स्वतंत्र रूप से एक दूसरे द्वारा समुच्चय बोधक चिन्ह के द्वारा जुड़े रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले लें कि मैंने एक भालू देखा जो नाच रहा था, तो यहाँ पे आपका जो वर्ड है जो, ये होता है आपका संयुक्त बोधक और ये 2 वाक्यों को आपस में जोड़ता है। तो क्या है कि जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक वाक्य स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक चिन्ह द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं उन्हें हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 19 की कहानी शिक्षण से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया कि कहानी शिक्षण से आप क्या समझते हैं। तो देखिए कहानी शिक्षण क्या होता है, कहानी क्या होता है, कहानी मतलब ये होती है एक तरीके से साहित्य की एक विधा होती है, गद्य साहित्य की विधा। अब कहानी शिक्षण से क्या तात्पर्य है, तो अगर हम अपने किसी भी प्रकरण को, कंटेंट को कहानी के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, कहानी शिक्षण। मतलब कहानी के माध्यम से हम अपनी बात को बच्चों के सामने रख रहे हैं। इससे क्या हो जाता है, जो कहानियां होती है बच्चों को थोड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, पढ़ने में रुचि उत्पन्न हो जाती है और वो कंटेंट को जल्दी सीख जाते हैं कहानी के रूप में। तो कहानी रूप क्या होगी, हमारी एक गद्य की विधा होती है और इसके द्वारा जो अगर हम किसी प्रकरण को कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं तो उसे हम कहते हैं कहानी शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास दे रखा है कि सौभाग्य का विलोम शब्द लिखिए। सौभाग्य शब्द का विलोम शब्द देखिए हमारे पास क्या होता है, सौभाग्य का विलोम होता है हमारे पास दुर्भाग्य। बहुत ही आसान है, लगभग सबको पता होगा।
अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की कि इकाई किसे कहते हैं। इकाई यानी कि यूनिट किसे कहते हैं। तो यूनिट के लिए देखें, हम जानते हैं कि एक सी वस्तुओं के समूह में किसी एक वस्तु को उस समूह की इकाई कहा जाता है। क्या तात्पर्य है कि कोई भी एक जैसी वस्तुओं का समूह है, उस समूह में जो एक वस्तु होगी उसे हम क्या कहेंगे, उस समूह की इकाई। अगर हम बात कर लें अपने क्लासरूम की, जैसे हमारे क्लासरूम में 50 बच्चे हैं, तो वो क्या है, 50 बच्चों का समूह। अगर वो क्लासरूम डीएलएड की मान लेते चलते हैं कि डीएलएड की क्लास है, तो वो क्या है, डीएलएड की क्लास है या समूह है। अब उस समूह का एक बच्चा यानी कि आप, तो आप क्या होंगे, उस क्लास की एक इकाई होंगे, एक सदस्य होंगे, एक इकाई होंगे। तो ये होती है आपकी इकाई। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 दिया रखा है कि अंक का स्थानीय मान किसे कहते हैं। किसी भी अंक का स्थानीय मान क्या होता है। तो देखिए, किसी भी अंक का स्थानीय मान क्या होता है कि अंक की वह, मतलब अंक का स्थानीय मान वह होता है, या क्या कह सकते हैं कि किसी भी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष के अनुसार बदलता रहता है, उसे क्या कहते हैं, स्थानीय मान। मतलब ये इस बात पे डिपेंड करता है कि अंक का स्थान कहाँ पे। अगर हम एग्जाम्पल देखें कि हम जहां से लिख दें, यहाँ पे लिखा हमारे पास 390, तो यहाँ पे अगर हम 9 का स्थानीय मान देखें तो क्या आ जाएगा, 9 × 10 = 90। लेकिन अगर हमारे पास लिखा है 980, अब यहाँ पे अगर हम 9 की बात करें तो 9 का स्थानीय मान यहाँ पे कितना हो गया, 900। यहाँ पे देखिए अंक का जो मान है वो स्थान के हिसाब से क्या है, बदल रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, स्थानीय मान। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे और काफी आसान है, आपके एग्जाम में आपने एग्जाम में अच्छे से कर भी लेंगे। अब हम बात करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 की। 23 वहां क्वेश्चन है कि सरल वाक्य किसे कहते हैं। क्या है, सरल वाक्य किसे कहते हैं। तो ऐसे वाक्य जिसमें केवल एक विधेय मतलब एक उद्देश्य यानी कर्ता और एक ही विधेय प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सरल वाक्य। क्या होता है, ऐसा वाक्य जिसमें केवल एक ही उद्देश्य और विधेय एक ही होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सरल वाक्य। जैसे कोई भी सरल वाक्य हम लिख लेते हैं, जैसे राम घर जाता है, एक करता है और एक ही इसका विधेय होता है, ऐसे वाक्यों को हम कहते हैं सरल वाक्य। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, विकारी शब्द किसे कहते हैं। विकारी शब्द, देखिए शब्द में विकारी अविकारी 2 प्रकार के शब्द पाए जाते हैं। तो विकारी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कर्ता और काल, इनके हिसाब से, इनकी परिस्थिति के हिसाब से उनमें विकार उत्पन्न हो जाता है या वो बदल जाते हैं। वो अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग तरीके से प्रयोग किए जाते हैं, इन्हें हम कहते हैं विकारी शब्द। विकारी शब्द हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। इसमें क्या होता है, समय, काल, स्थिति और लिंग, इन सबके हिसाब से ये बदलते रहते हैं। जैसे अगर हम बात कर लें कि राम पढ़ता है, तो राम पढ़ता है, यहाँ पे पढ़ता क्या है, क्रिया है। लेकिन अगर हम यही शब्द सीता के लिए यूज करें तो सीता क्या आ जाएगा, सीता पढ़ती है। तो यहाँ देखिए, हमने अभी आपको बताया कि जो क्रिया होती है वो विकारी शब्द में आती है। तो यहाँ पे देखिए, जो पढ़ता और पढ़ती दोनों शब्दों का लिंग के हिसाब से परिवर्तन हो गया। तो ऐसे ही शब्दों को हम कहते हैं विकारी शब्द। अब हम बात करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है हमारे पास कि 346 में सभी अंकों का स्थानीय मान बताइए। क्या है, 346 है क्वेश्चन नंबर 25 में। 346 में सभी अंकों का स्थानीय मान निकालना है। हम जानते हैं स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। अगर हम 6 की बात करें, 6 कहाँ पे, यूनिट प्लेस पे है, तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 6। 4 की बात करें तो 4 हमारा जो है वो दहाई के स्थान पे, दहाई हमारी 10 की होती है, तो यहाँ पे 4 का स्थानीय मान कितना हो गया, 40। अगर हम 3 की बात करें तो 3 जो है हमारा वो सैकड़े की पोजीशन पे है, तो 3 का जो स्थानीय मान कितना हो गया, 300। तो इस क्वेश्चन में हमारा 3 का स्थानीय मान 300, 4 का स्थानीय मान 40 और 6 का स्थानीय मान 6 ही है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे आरोही क्रम। क्वेश्चन नंबर 6 की आरोही क्रम क्या होता है। तो आरोही क्रम को हम जानते हैं क्या होता है कि अगर हमारे पास कई संख्या या आंकड़े दे रखे हैं, तो आंकड़ों को हम नीचे से ऊपर बढ़ते क्रम में रखने को क्रम क्या कहेंगे, आरोही क्रम। जैसे अगर हमारे पास संख्या दे रखी है 4, 7, 9, 13, 17, 19, तो यहाँ पे देखते हैं क्या कि सबसे छोटी संख्या 4, फिर 7, 9, इस तरीके से ये संख्या क्या है, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरीके के क्रम में अरेंज है, असेंडिंग ऑर्डर में। इसे हम क्या करते हैं, आरोही क्रम। यानी कि संख्याओं को या आंकड़ों को सबसे छोटे से बाद उससे बड़ी, उससे बड़ी, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने की जो क्रिया होती है उससे कहते हैं आरोही क्रम। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है कि संख्या पूर्व तैयारी से आप क्या समझते हैं। क्या है कि संख्या पूर्व तैयारी से आप क्या समझते हैं।
तो अगर हम संख्याओं की बात करें यानी कि गणित की बात करें तो गणित को क्या कहते हैं, गणित को हम गणनाओं का विज्ञान भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, गणनाओं का विज्ञान। अब संख्या पूर्व तैयारी का तात्पर्य सिर्फ संख्याएं नहीं थी, उससे पहले भी हम गणनाएं करते थे। तो इन्हीं चीजों के बारे की जो हम कह सकते हैं कि इन्हें हम क्या कहते हैं, संख्या पूर्व तैयारी। या इससे पहले जो हमारी संख्या गणित नहीं थी या गिनतियां नहीं थी, लेकिन फिर भी हम इसको क्या करते, चीजों को संख्या नहीं थी फिर भी काउंट करते थे, मात्रा अलग अलग काल में अलग अलग तरीके से उन्हें हम काउंट करते रहते। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 है कि हंसपद या विराम चिन्ह से क्या तात्पर्य है। हंसपद यानी कि विराम चिन्ह, हंसपद विराम चिन्ह ये क्या होता है। तो यहाँ पर हंसपद होता है जब हम कोई वाक्य या सेंटेंस लिख रहे होते हैं और हमारे पास अगर कहीं पर त्रुटिवश कोई भी शब्द छूट जाता है तो उसके बाद हम वहां पे इस तरीके से निशान का उपयोग करते हैं और फिर उस वाक्य को उसके ऊपर लिख देते हैं या इस तरीके का उपयोग करके उसको नीचे लिख देते हैं। तो इस चिन्ह को क्या कहते हैं, हंसपद विराम चिन्ह कहते हैं। और इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, अगर वाक्य में हमारा कोई शब्द छूट गया है तो उसके लिए यहाँ पे इस चिन्ह का उपयोग करके हम उसको लिख देते हैं। अब बात करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 है कि आकाश के 3 समानार्थी शब्द लिखिए। आकाश के 3 समानार्थी शब्द लिखिए। देखिए बहुत ही आसान है, लगभग हर बच्चे को ये तो पता होगा कि आकाश के 3 समानार्थी, आकाश को हम क्या कहते हैं, नभ, गगन, व्योम और क्या कह सकते हैं, अंबर। 3 से यहाँ पे देखिए 4, ये आकाश के हमारे पर्यायवाची होती है, नभ, गगन, व्योम, अंबर। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। देखिए प्राकृत संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या यानी कि प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या जो हमारी होती है कौन सी होती है, वे संख्याएं जिनका प्रयोग हम क्या करते हैं, गिनने में करते हैं। क्या करते हैं, गिनने में करते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। और गिनना हम कहाँ से शुरू करते हैं, गिनना शुरू करते हैं 1 2 3 4 ऐसे लेके अनंत तक। मतलब हमारी प्राकृतिक संख्या क्या है, वे संख्या जिनका प्रयोग हम गिनने में करते हैं प्राकृतिक संख्या कहलाती। और ये हमारी जो शुरू होती है वो कहाँ से शुरू होती है, नेचुरल नंबर्स 1 से लेके अनंत तक। तो ये हो गया आपके 15 से लेके 30 तक अति लघुत्तरी प्रश्न। इसके आगे अब हम चर्चा करेंगे लघुत्तरी वाले प्रश्नों के बारे में। क्या होता है, 2 नंबर के क्वेश्चन में कितना लिखना आपके लिए इनफ होता है, इस पर सब चर्चा करेंगे अब हम आगे के क्वेश्चंस में। तो अब हम आगे बढ़ेंगे लघुत्तरी प्रश्नों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 लघुत्तरी प्रश्न का पहला पोर्शन जो है आपका, श्रवण कौशल के उद्देश्य बताइए कि क्या होता है आपका श्रवण कौशल। तो श्रवण कौशल जैसा कि आप जानते हैं कि श्रवण कौशल क्या होता है, किसी भी भाषा को सीखने के लिए जो सबसे पहला कौशल उपयोग किया जाता है वो होता है श्रवण कौशल। मतलब कोई भी लैंग्वेज अगर हमें सीखनी है तो सबसे पहले हम उसे सुनते हैं, सुनने के बाद क्या होता है फिर हम उसको बोलना सीखते हैं और बोलने के बाद धीरे धीरे से पढ़ना और फिर लिखना, इस तरीके से हम भाषा सीखते हैं। तो उद्देश्य क्या होता है श्रवण कौशल को, तो सबसे पहला यही कि किसी भी भाषा को जब हम सुनते हैं तो हमें धीरे धीरे पता ही नहीं चलता कि हमने कब सुन के उस भाषा को सीख लिया है। इससे क्या होता है, किसी भी प्रकार से दिए गए जो हमारे पास ज्ञान होता है, भाव है, उस विषय को भली बार प्रकार से श्रवण कौशल के माध्यम से ही सुना जा सकता है। और एक चीज हम जानते हैं, किसी भी भाषा को अच्छे से सीखने के लिए हम जानते हैं कि जो अच्छा श्रोता होता है वही अच्छा वक्ता होता है। तो इसका उद्देश्य यही होता है कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को सुने, ज्यादा से ज्यादा अच्छे से सीखें। अब जब आप अच्छे से सुनेंगे तो आप उनको अच्छे से बोलेंगे भी, या आगे जाके आपके ज्ञान में वो काफी ज्यादा सहायक होंगी। प्राथमिक स्तर पर बालकों में श्रवण कौशल का विकास किया जाता है कि उनके ज्ञान में वृद्धि करने के लिए। इसका मेन मोटिव यही होता है कि जब वो सुनेंगे तभी वो आगे जाके की प्रक्रियाएं करेंगे, बोलेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे। ये सारे काम श्रवण कौशल के द्वारा ही पूरे कराए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 दे रखा है कि कविताओं के प्रकार बताइए। तो कविताओं के हमारे पास प्रकार क्या हो सकते हैं, कविताओं के प्रकार में अगर हम बात करें तो देखिए कविताएं की कौन कौन से प्रकार की होती है। एक होती है बाल गीत, बालकों से मतलब बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए कहानी के रूप में छोटी छोटी कविताएं होती हैं। एक कविताएं जो बड़े स्तर पर कवि लोग लिखते हैं कि सामाजिक स्तर पर समाज का दर्पण है, समाज का आईना, ऐसे रिलेटेड कविताएं। इसके अलावा अगर हम सांस्कृतिक क्षेत्र की बात करें या वीर रस की बात करें तो वीर रस के प्रकार की जो कविताएं लिखी जाती हैं, हमारे जो लेखक हुए हैं सुभद्रा भुवन चौहान वगैरह, उन लोगों ने झांसी की रानी, इन चीजों पर जो ऐसी कविताएं लिखी, तो ये आपकी कविताओं के प्रकार होते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 गणित शिक्षण का महत्व एवं उपयोगिता बताइए। तो देखिए गणित शिक्षण का महत्व
आप सीधे सीधे समझ सकते हैं कि गणित एक तार्किक विषय होता है और इसका महत्व आप इसी बात से सीख सकते हैं कि आप कोई भी छोटी से छोटी बेसिक चीजों के बारे में अगर जानकारी चाहते हैं, आप अपना छोटे से छोटा लेन देन भी करते हैं, उसके लिए भी हमारे पास गणित का उपयोग होता है। जब इतना ज्यादा उपयोग है तो इसका महत्व और उपयोगिता आप ऐसे सीख सकते हैं कि तार्किक विषय है। अगर हम प्राथमिक लेवल पर बच्चों को गणित पढ़ाते हैं तो क्या होता है, कहीं ना कहीं उनके मानसिक विकास में वृद्धि हो जाती है। जो लोग गणित पढ़ते हैं, गणित पढ़ने से क्या होता है, मनुष्य का जो मानसिक विकास है वो तेजी से आगे बढ़ता है। तो आपकी गणित शिक्षण का सबसे महत्व उद्देश्य यही होता है कि बच्चे के मानसिक विकास को मतलब उसके सोच का दायरा बढ़ाना, उसके मानसिक विकास को डेवलप करना। अब हम बात करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 की। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका कि देवनागरी लिपि की विशेषताएं बतानी है। देवनागरी लिपि यानी कि आपकी जो हमारी होती है हिंदी भाषा, वो किस भाषा में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो इसकी विशेषता क्या थी, सबसे पहले की आपकी जो देवनागरी लिपि होती है वो क्या होता है, पूर्णतः वैज्ञानिक होती है। क्या होता है, पूर्णतः वैज्ञानिक होती है। उसमें एक एक वर्ण के उच्चारण का स्थान होता है, एक फिक्स स्थान होता है। हर वर्ण, हर अक्षर, हर वर्ग का स्थान फिक्स होता है, जो पूरी तरीके से वैज्ञानिकता से पूर्ण होती है। इसके अलावा क्या होता है कि जैसे अगर हम बात करें इस लिपि में जो लिपि चिन्ह होते हैं उनका उच्चारण युक्त एकदम फिक्स होता है। क्या होता है, लिपि चिन्ह होते हैं मतलब जैसा लिपि चिन्ह है, जैसा हम बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं, मतलब उसका उच्चारण और लिखने में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। इसके अलावा जैसे हम इंग्लिश में क्या होता है, सा को इंग्लिश में सी को सा भी पढ़ लेते हैं, का भी पढ़ लेते हैं, और क्या पढ़ लेते हैं, सी को अलग अलग पढ़ लेते हैं। हिंदी में ऐसा नहीं है। अगर हिंदी में का है तो इसका तात्पर्य का ही होता है, इसका कोई भी दूसरा मतलब नहीं होता है। तो ये हमारी विशेषता हो जाती है देवनागरी लिपि की। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। क्वेश्चन नंबर 35 दे रखा कि संख्याओं को गिनना एवं पढ़ना सिखाने की किन्हीं दो विधियों का उल्लेख कीजिए। क्या है, अगर हमें संख्याएं सिखानी, उसको पढ़ना कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, पढ़ना और गिनना, इनकी सिखाने के लिए कोई भी दो गतिविधियां बतानी है। आप आराम से भी आप देख सकते हैं अपने छोटे जब आप बचपन में सीखते संख्या किस तरीके से सीखते थे, उन्हीं में से किन्हीं की दो गतिविधियों के बारे में लिख सकते हैं। जैसे गिनने के लिए हम क्या करते थे, कंचों का उपयोग कर लेते थे, या क्या करते खेल खेल में हम क्या करते ग्रुप्स बना लेते थे, वहां पे बच्चों के साथ खेल खेल में गिनना और एक तरीके से पढ़ना सिखाते थे। तो इस तरीके की गतिविधियों का उल्लेख किया जा सकता है। मूर्त वस्तुओं के माध्यम से हम गिनना सिखा सकते हैं, वस्तु चित्रों के माध्यम से भी गिनना जो है वो सिखाया जा सकता है। तो यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 35। अब हम इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है कि बच्चों को तीलियों के माध्यम से जोड़ कैसे सिखाएं। क्या है, बच्चों को तीलियों के माध्यम से हमें जोड़ सिखाना है, बहुत ही आसान है गतिविधि है। तो आप लोगों की बचपन में तीली हम क्या करते हैं, अगर हम माचिस की तीली की बात करें, अगर हम बच्चों से कहते हैं कि हमें क्या है 4 और 5 को जोड़ना है, तो अगर हम इसे तीली के माध्यम से जोड़ के सिखाएंगे तो कैसे करेंगे, क्या कहेंगे बच्चों से, सबसे पहले आपको क्या करना है, 4 माचिस की तीली निकालनी है। तो हमने क्या किया, 4 तीली निकाल ली माचिस की, और फिर उनसे कहेंगे कि अब क्या उसमें 5 जोड़ना है, मतलब 5 तीलियां और निकालनी इसमें, इस तरीके से। अब यह क्या है, अब हम उनसे कहेंगे इन तीलियों को क्या करें, एक साथ गिन के और लिख दें टोटल हमारे पास कितनी है। तो वो जब वहां से गिनना शुरू करेंगे तो टोटल गिन के उनके पास कितनी 9 तीलियां आ जाएंगी। तो इस माध्यम से हम क्या करेंगे, बच्चों को तीलियों के माध्यम से जोड़ना सिखा सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 की। क्वेश्चन नंबर 37 दे रखा है कि लेखन की विधियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो आपकी देखिए लेखन की जो विधियां होती है उनका उल्लेख करना है। लेखन की आपकी कौन कौन सी विधियां होती है, जैसे आपकी रूपरेखा अनुकरण विधि हो जाती है, आपकी मॉन्टेसरी विधि, पेस्टोलॉजी विधि, डेप्थ आउट विधि। इन विधियों के बारे में आप पहले से ही जानते होंगे अच्छे से। यही आपकी लेखन की विधियां होती है। और इसके अलावा स्वतंत्र अनुकरण विधि वगैरह जो होती है वो लेखन की विधियों के अंतर्गत आती है। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की। लोकगीत से आप क्या समझते हैं, क्या है लोकगीत, क्या आते हैं। तो देखिए आपको जो किसी स्थान विशेष क्षेत्र में जो गीत गाए जाते हैं, आप देख सकते हैं कि शादी बारात के माहौल में जो महिलाओं द्वारा गीत गाए जाते हैं, या किसी विशेष पर्व पर जो वहाँ के लोकल क्षेत्र के जो गीत होते हैं उनको हम लोकगीत कहते हैं। जैसे हम ब्रज की बात करें, मथुरा या जो आपका ब्रज खंड है आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वहां पे जो ब्रज क्षेत्र में जो लोकगीत गाए जाते हैं, वहाँ के लोकल लोग त्योहारों पे और या अलग अलग टाइप के जो उनके लोकल लेवल के त्योहार होते हैं वहां पे जो गीत गाए जाते हैं, या शादी वगैरह के ऐसे ओकेजन पे जो गीत गाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, लोकगीत कहते हैं। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की कि समानार्थी शब्दों का क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। तो समानार्थी शब्द क्या आता है कि एक शब्द के
समान अर्थ वाले जो शब्द होते हैं उनको क्या कहते हैं, समानार्थी शब्द कहते हैं। समानार्थी शब्द को हम पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं। क्या है कि एक शब्द के समान अर्थ को प्रकट करने वाला जो दूसरा शब्द होता है वो दोनों आपस में क्या होते हैं, समानार्थी शब्द होते हैं। जैसे कि अगर हम बात कर ले कि जल, तो जल का हमारे समानार्थी क्या होता है, नीर, आग। तो ये सब क्या है, इसके पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की। क्वेश्चन नंबर 40 की अशुद्ध उच्चारण के कारण बताइए। क्या है, अशुद्ध उच्चारण के कारण बताने। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। पिछले चारों सेमेस्टर से आप लगातार पढ़ते चले आ रहे हैं कि भाषा शिक्षण में अशुद्ध उच्चारण या कोई भी लैंग्वेज होती है इसमें अशुद्ध उच्चारण का कारण क्या होता है। तो सबसे पहली बात क्या होता है, यदि शिक्षक का उच्चारण अशुद्ध होगा तो बच्चे भी चीजों को अगर गलत तरीके से प्रोनाउंसिएट करते हैं, गलत तरीके से उनका उच्चारण करते हैं। और इसके अलावा जैसे क्षेत्रीय भाषा, अगर बच्चा बिहार या बंगाल है, पंजाब साइड से है, तो उसकी क्षेत्रीय भाषा थोड़ी अलग होती है अकॉर्डिंग टू उत्तर प्रदेश या अवध प्रांत में जो लोग हैं उनकी मातृभाषा ही हिंदी होती है, उनके उच्चारण में थोड़ी कम कमियां पाई जाती इनकी अपेक्षा। तो उनकी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग रहता है, वो ज्यादातर क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग करने की कोशिश करते हैं, तो उच्चारण में अशुद्धता आ जाती है। इसके अलावा जो आपके अक्षर होते हैं उनका अक्षर का ज्ञान नहीं होता, उन्हें उच्चारण स्थानों का ज्ञान नहीं होता सही से, तो क्या जाता है उनको सा और सा इन चीजों के उच्चारण में थोड़ी समस्याएं आ जाती हैं। तो ये आपके उच्चारण अशुद्ध उच्चारण के कुछ कारण होते हैं। तो इस हिसाब से आपका जो पहला पेपर था आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास, ये पेपर का सोल्यूशन आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं आपका पेपर बहुत अच्छे गया होगा, क्योंकि काफी ज्यादा आसान पेपर आया था, ज्यादा से ज्यादा स्कोर आप लोग इसमें कर पाएंगे। तो इसके बाद अब आपका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपका सेकेंड पेपर पे आने वाला है बहुत ही जल्द, शैक्षिक नियोजन या शैक्षिक प्रबंधन। तो उस पेपर के सोल्यूशन के लिए आप वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।